नमस्कार साथियों, आज है जून 2020। मैं अपने चैनल मिशन ऑफ डे पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित लेटेस्ट जानकारी पा सकते हैं। आपसे आग्रह है, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज बीपीएससी मेंस से संबद्ध एक टॉपिक आचार संहिता और बिहार चुनाव पर पड़ने वाले इसके प्रभावों का विश्लेषण आज के वीडियो में करेंगे। साथ ही पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन पर भी एक नज़र डालेंगे, जिन्हें भारतीय चुनाव आयोग का रीढ़ कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पर। कोरोना महामारी के बीच भी आखिर बिहार में विधानसभा चुनाव होने की संभावना क्यों बनती दिख रही है? इसके पीछे निम्न संभावनाओं एवं संकेतों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। लॉकडाउन के दौरान जनता के बैंक खातों में सीधे नकदी भेजा जा रहा है, जिसका लाभ सत्ता पक्ष को मिल सकता है। इसके अलावे बिहार में इंडस्ट्री नहीं है, ऐसे में बिहार कोरोना से ज़्यादा आर्थिक नुकसान नहीं दिख पा रहा है। लॉकडाउन के कारण विपक्षी नेता प्रचार भी नहीं कर पा रहे हैं, जबकि सत्ता पक्ष कोई न कोई माध्यम से आम जनता तक पहुंच अपनी बना रही है। लॉकडाउन के कारण क्राइम का ग्राफ भी इस समय काफ़ी नीचे गिर गया है, जिसका लाभ सत्ता पक्ष को मिलने का संभावना है। चुनाव आयोग ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी है। ईवीएम मरम्मत और मतदाता पुनरीक्षण का कार्य शुरू हो गया है एवं चुनाव होने की संभावनाओं में सबसे महत्वपूर्ण कारण वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर 2020 को समाप्त होना भी है। अगर पिछली बार 2015 में हुए विधानसभा चुनाव से भी अंदाज़ा लगाया जाए तो निश्चित ही बिहार में जल्द चुनाव होंगे। पिछली बार 16 सितंबर को चुनाव का अधिसूचना जारी कर दिया गया था। यह चुनाव 5 चरणों में 12 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर के बीच हुआ था, जबकि मतगणना 8 नवंबर को हुआ था। यानी 16 सितंबर से 8 नवंबर के बीच 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ। तो निश्चित ही इस बार भी सितंबर आखिरी तक बिहार विधानसभा की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी, क्योंकि 29 नवंबर 2020 के पूर्व नए मुख्यमंत्री को शपथ दिलाना आवश्यक है, बशर्ते कोरोना महामारी कोई अपना अलग रूप न ले। आखिर इस बार का बिहार विधानसभा का चुनाव इतना दिलचस्प क्यों बन गया है? लॉकडाउन के बाद संभवतः यह देश का पहला विधानसभा चुनाव होगा। अब से पूर्व सभी चुनावी सभाओं में लाखों की भीड़ जुटती रही है तथा नेता सभाओं को संबोधित कर गदगद हो जाते थे, परंतु इस कोरोना को लेकर अपनाए जा रहे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन पूरे चुनाव अभियान के साथ साथ मतदान केंद्र तक किस प्रकार किया जाता है, यह भी देखना दिलचस्प होगा। 2020 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों में दिलचस्पी का एक प्रमुख कारण राजनीतिक भी है। 2015 के हुए बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार आरजेडी के साथ चुनाव लड़े। इस समय आरजेडी 100 सीट पर चुनाव लड़ा, जिसमें 80 सीट वह जीता। जदयू भी 100 सीट पर चुनाव लड़ा और उसे 71 सीटें मिली, और कांग्रेस 40 सीट पर चुनाव लड़ा और 27 सीटों पर उसका जीत हुआ। यानी 243 विधानसभा सीटों में से 178 सीटें यूपीए ने यानी आरजेडी जदयू गठबंधन ने जीती, जबकि वहीं बीजेपी 160 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें 53 सीटें जीती। लोजपा यानी एलजेपी 40 सीटों पर चुनाव लड़ा और उसे मात्र 2 सीटों पर जीत मिली। इसी तरह उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी 23 में से 2 सीटें एवं जीतन राम मांझी की हम 20 में से 1 सीटें ही जीत सके। कुल एनडीए के सीटों का योग देखें तो 243 में से मात्र 58 सीटें जीत सकें। ये बात 2015 की है। इस तरह नीतीश कुमार यूपीए के मुख्यमंत्री भारी मतों से बने। लालू यादव ने प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में अपनी ओर से इन्हें प्रोजेक्ट भी कर दिया था। यह विशेष इसलिए हो जाता है क्योंकि कांग्रेस भी इस गठबंधन में शामिल थे, परंतु 26 जुलाई 2017 को
सीबीआई द्वारा एफआईआर में तत्कालीन मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के नाम आ जाने के कारण नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया तथा कुछ ही घंटे बाद एनडीए में शामिल हो गए तथा पुनः सीएम पद का शपथ ले लिया। इस तरह भारी बहुमत मिलने के बाद भी 2017 में आरजेडी और कांग्रेस सत्ता से दूर हो गई तथा बीजेपी पिछले दरवाजे से बिहार की सत्ता पर एक बार फिर काबिज होने में सफल रही। वर्तमान 2020 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन का सामना बिहार में बीजेपी और जदयू को करना होगा। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि इससे पूर्व में भी यानी 2013 में जब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को पीएम उम्मीदवार घोषित किया था, तब नीतीश कुमार ने बीजेपी से अपना नाता तोड़कर आरजेडी से हाथ मिला लिया था। हालांकि 2014 के आम चुनाव में नीतीश कुमार की करारी हार हुई और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। नीतीश कुमार ने इस्तीफा देकर बिहार का सीएम जीतनराम मांझी को बनाया तथा फिर 2015 का विधानसभा चुनाव हुआ और परिणाम हम लोगों के सामने रहा। यही सब कुछ कारण है जो वर्तमान 2020 के बिहार विधानसभा के चुनाव को दिलचस्प बना देता है। बिहार में 2015 के बाद 2019 में लोकसभा के आम चुनाव हुए जिसमें एनडीए को जीत मिला। बीजेपी ने 40 बिहार लोकसभा सीटों में से 22 पर जीत दर्ज किया तथा उसके सहयोगियों को 9 सीटें मिली। इस चुनाव में नीतीश कुमार बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़े थे, उन्हें सिर्फ 4 सीटें मिली, जबकि आरजेडी को 2 सीट, कांग्रेस को 1 सीट और एनसीपी को 1 सीट मिला। यानी 2019 के लोकसभा चुनाव ने 2015 के यूपीए के विजय तिलिस्म को तोड़ दिया। एनडीए को अकेले 31 सीट मिला। यदि उसमें जदयू का 4 सीट जोड़ दिया जाए तो यह आंकड़ा 36 तक पहुंच जाता है, जबकि आरजेडी, कांग्रेस, एनसीपी को 40 सदस्यीय लोकसभा में मात्र 4 सीटों पर संतोष करना पड़ा। इस दृष्टि से 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव एनडीए के पक्ष में जाता हुआ दिखाई देता है। वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए 2020 में सीटों का बंटवारा कुछ इस प्रकार हो सकता है। यूपीए में आरजेडी को 150 सीट, कांग्रेस को 50 सीट और अन्य को 43 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं यदि एनडीए की बात किया जाए तो बीजेपी 105, जदयू 105 और लोजपा 33 सीटों पर चुनाव लड़ सकता है। अब चलिए, आदर्श आचार संहिता क्या होता है? भारत में आदर्श चुनाव आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों के लिए बनाया गया एक नियमावली है, जिसका पालन करना राजनीतिक दलों व उम्मीदवारों के साथ ही आम जनता को भी पालन करना आवश्यक होता है। चुनाव आयोग से यानी पहले चरण के मतदान से करीब 1 माह पहले चुनाव की अधिसूचना जारी करता है तथा इसी दिन से आदर्श आचार संहिता लागू हो जाता है, जो मतदान के परिणाम आने के बाद समाप्त होता है। आदर्श आचार संहिता का वर्णन संविधान में नहीं किया गया है, बल्कि पूर्व चुनाव आयुक्त टीएन शेषन द्वारा इसका विकास किया गया। टीएन शेषन, इनका कार्यकाल 12 दिसंबर 1990 से लेकर 11 दिसंबर 1996 तक था। ये भारत के 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे। इनके कार्यकाल में स्वच्छ एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए नियमों का कड़ाई से पालन किया गया, जिस कारण इनका कई तत्कालीन नेताओं से विवाद भी हुआ। इन्हें व्यापक चुनाव सुधार करवाने का श्रेय दिया जाता है। इस समय एक मजाक चलता था, भारतीय नेता 2 चीज़ों से ही डरते हैं, एक खुदा और दूसरा टीएन शेषन। ये 1995 बैच के आईएएस अफसर थे। इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी परंतु प्रकाशित नहीं कराया, क्योंकि इन्हें आशंका थी कि इसके प्रकाशन से कई लोगों को तकलीफ हो सकता है। इन्होंने ही चुनाव में पहचान पत्र अनिवार्य किया।
1990 के पूर्व राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव प्रचार के नियमों का पालन नहीं किया जाता था। चुनावों में बेहिसाब धन और बाहुबल का प्रयोग होता था, लेकिन सेशन ने आचार संहिता को सख्ती से लागू करवाया, चुनावी खर्च सीमित किया, चुनाव प्रचार का समय रात्रि 10 बजे तक निश्चित किया तथा राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा चुनाव खर्च का हिसाब देना अनिवार्य कर दिया। सेशन से पूर्व सरकारी पत्रों में चुनाव आयोग भारत सरकार लिखा जाता था। इनके हस्तक्षेप से यह प्रथा समाप्त हुई तथा यह एक संवैधानिक संस्था के रूप में स्थापित हुआ। उन्होंने सरकारी अधिकारियों को चुनाव आयोग के प्रति जवाबदेह बनाया। बिहार में चुनाव सुधार में टी एन शेषन का भी महत्वपूर्ण योगदान था। 1995 के पूर्व बिहार के सभी चुनावों में खून खराबा, बूथ कैप्चरिंग, फर्जी मतदान, हेरा फेरी, हिंसा आम बात थी। परंतु 1995 के बिहार विधानसभा चुनाव की कमान टी एन शेषन ने अपने हाथों में ले लिया और यह चुनाव 4 चरणों में शांतिपूर्ण रूप से संपन्न करवाया। उन्होंने चुनाव के दौरान 650 टुकड़ियां तैनात की। हल्का भी संदेह होने पर मतदान को स्थगित या कैंसिल कर दिया, जिस कारण यह चुनाव 3 माह तक चलते रहा और अंततः लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने। इन्हें चुनाव आयोग की रीढ़ मजबूत करने वाला भी चुनाव आयुक्त कहा जाता है। दुख की बात है, हाल में 10 नवंबर 2019 को 86 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। अब चलते हैं आचार संहिता का राजनीतिक पार्टियों और आम जनता पर पड़ने वाला प्रभाव तथा उसके उल्लंघन करने पर सजा की ओर। इसके लागू होने के बाद किसी दल या उम्मीदवार को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो विभिन्न जातियों और धार्मिक या भाषाई समुदायों के बीच विद्यमान मतभेदों को बढ़ाए या घृणा की भावना उत्पन्न करे। राजनीतिक सभाओं में विपक्षी की आलोचना उनकी नीतियों, कार्यक्रम एवं रिकॉर्ड के आधार पर होनी चाहिए, न कि उनकी व्यक्तिगत और झूठी आलोचना करनी चाहिए। ये बातें मैं आचार संहिता के मूल को बता रहा हूँ। मत प्राप्त करने के लिए मस्जिदों, गिरजाघरों व मंदिरों या पूजा के अन्य स्थानों पर चुनाव प्रचार नहीं करना चाहिए। इसके अलावा मतदाताओं को रिश्वत देना, उन्हें डराना, धमकाना मना है। मतदान होने के 48 घंटे पूर्व जनसभाएं बंद हो जानी चाहिए एवं मतदान केंद्र से मत याचना करना भी आचार संहिता का उल्लंघन होगा। किसी भी विपक्षी व्यक्ति के घरों के सामने धरना प्रदर्शन करना आचार संहिता के दौरान मना होगा। कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार चुनाव प्रचार के दौरान अपने ध्वज, पोस्टर किसी के भवन, अहाता या दीवार पर उसकी अनुमति के बिना नहीं लगा सकता है। किसी दल द्वारा जुलूस उन स्थानों से होकर नहीं ले जाना चाहिए जिन स्थानों पर दूसरे दल द्वारा सभाएं की जा रही हों। साथ ही एक दल द्वारा लगाया गया पोस्टर दूसरे दल के कार्यकर्ताओं द्वारा हटाया नहीं जाना चाहिए। किसी भी दल द्वारा अपनी सभा का समय व स्थान का सूचना स्थानीय पदाधिकारियों को दे दिया जाना चाहिए ताकि यातायात को नियंत्रित व शांति बनाया रखा जा सके। किसी भी प्रकार का चुनावी जुलूस निकालने के पूर्व प्रारंभ व अंत का स्थान पदाधिकारियों को बता दिया जाना चाहिए। राजनीतिक दलों व उम्मीदवारों को चाहिए कि मतदान शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से हो। मतदाता स्वतंत्र रूप से अपना मत दे सकें। राजनीतिक दल को चाहिए कि वे अपने उपयुक्त बूथ कर्मचारियों को पहचान पत्र दें। मतदान केंद्रों के नज़दीक अनावश्यक भीड़ न होने दे। मतदान के दिन परमिट प्राप्त कर ही वाहनों का प्रयोग करें। आचार संहिता लागू होते ही राज्यों व केंद्र सरकार के कर्मचारी चुनावी प्रक्रिया पूरी होने तक
सरकार के नहीं बल्कि चुनाव आयोग के कर्मचारी की तरह काम करते हैं। इस समय सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किसी ऐसे आयोजन में नहीं किया जा सकता जिससे किसी दल विशेष को फायदा पहुँचे। सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकारी बंगला का उपयोग चुनावी प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता। अब सवाल आता है, यदि कोई इसका उल्लंघन करता है तो क्या होगा? यदि कोई राजनीतिक दल या उम्मीदवार उपयुक्त बातों का पालन नहीं करता है तो उसे चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है। उस पर FIR तक हो सकता है तथा उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। अब हम आदर्श आचार संहिता का आम आदमी पर पड़ने वाला प्रभाव को देखेंगे। अभी तक हम राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों पर पड़ने वाले प्रभाव को देख रहे थे, अब हम आम आदमी पर पड़ने वाले प्रभाव को देखेंगे। इसमें नए सार्वजनिक काम की स्वीकृति नहीं मिलेगा, सरकार की उपलब्धियों वाले होर्डिंग्स नहीं लगा सकते, सरकारी भवनों में PM, CM, मंत्री, राजनीतिक व्यक्तियों के फोटो नहीं लगा सकते, सरकारी वाहनों में सायरन नहीं लगा सकते, किसी तरह का रिश्वत न दे सकते हैं न ले सकते हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते समय खास ध्यान रखें, आपकी एक पोस्ट आपको जेल भिजवाने के लिए काफ़ी है। इस तरह हमने देखा कि आदर्श आचार संहिता में मूल किन किन बातों पर ध्यान दिया गया है। अब इसका कितना पालन होता है ये आप अंदाज़ा खुद से लगा सकते हैं। वर्तमान के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा हैं, जो 23वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त अशोक लवासा और सुशील चंद्रा हैं, जबकि बिहार राज्य के मुख्य चुनाव पदाधिकारी HR श्रीनिवासन हैं। इसी के साथ आज का विशेष वीडियो आचार संहिता क्या है और बिहार चुनाव 2020 का विश्लेषण समाप्त हुआ। आशा है BPSC के मेंस खासकर 65वीं और 66वीं के लिए आपके लिए यह उपयोगी सिद्ध होगा। आप मेरे चैनल पर आकर डेली करंट अफेयर्स और बिहार करंट अफेयर्स का स्पेशल एपिसोड भी देख सकते हैं, जो नियमित रूप से आ रहा है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। एक और नए एपिसोड के साथ जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड डे। थैंक्स टू वॉचिंग माई चैनल।